तो बेसिकली एम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म, अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपन एम्बोलस की बेसिक डेफिनेशन वापस याद कर लेते हैं। एम्बोलस की बेसिक डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। क्या क्या कीवर्ड्स थे? डिटैच्ड, दूसरा इंट्रावस्कुलर, तीसरा सॉलिड, लिक्विड या गैस। डिटैच्ड होना चाहिए, इंट्रावस्कुलर होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मास हो जो कहीं और से ओरिजिनेट हो रहा हो और ब्लड के साथ साथ किसी और जगह पे जाके अपना इफेक्ट शो कर रहा हो, मतलब किसी और जगह पे जाके बेसिकली ऑक्लूजन कर रहा हो, ठीक है, वो होता है एम्बोलस। यही बात थी। अब अपन बेसिकली फैट एम्बोलस की बात कर रहे हैं। बॉडी में किसकी बात कर रहे हैं? फैट एम्बोलस की। तो अगर अपन बेसिकली फैट एम्बोलस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्बोलस के फॉर्म में क्या है? फैट है ना, माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट है। ये बेसिकली किस में आते हैं? ये लिक्विड एम्बोलस में आते हैं। ये बेसिकली मेरे को ये बात बतानी थी कि फैट एम्बोलस और मैरो एम्बोलस जो होते हैं ये लिक्विड एम्बोलस का एक पार्ट, मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट विथ और विदाउट बोन मैरो एलिमेंट्स, क्या होएगा? बेसिकली ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट है। अब क्या अपने पास येलो बोन मैरो होता है ना, येलो बोन मैरो के अंदर भी तो फैट होता है, ठीक है। येलो बोन मैरो बेसिकली फैटी बोन मैरो है। तो बेसिकली या तो अगर येलो बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन से फैट रिलीज हो रहा हो, या अपने पास फैट एडिपोज टिश्यू में भी होता है। तो अगर एडिपोज टिश्यू से फैट आया है तो उसमें तो अपने बोन मैरो एलिमेंट साथ में नहीं आएंगे, पर अगर येलो बोन मैरो से फैट आया है तो अपने बोन मैरो एलिमेंट साथ होंगे। तो फैट एम्बोलिज्म कौन सा होता है? जिसमें बेसिकली ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट हो, भले बोन मैरो एलिमेंट साथ में हो या नहीं हो। पर मैरो एम्बोलिज्म कौन सा होता है? जिसमें बेसिकली ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट हो विथ बोन मैरो एलिमेंट्स। अब अगर अपन कॉजेज की बात करें तो कॉजेज की अपनी बॉडी में फैट बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अपनी बॉडी में फैट कहाँ पाए जाते हैं? येलो बोन मैरो, है ना, येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो कहाँ पे होता है? तो बेसिकली लॉन्ग बोन्स में ही होता है, शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, है ना। दूसरी जगह फैट कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने फैट पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। और अपने फैट कहाँ पाए जाते हैं? तो किसी सॉफ्ट ऑर्गन में फैट हो सकता है। तो बेसिकली अपनी बॉडी में फैट तो यहीं पे है। तो अब अगर बॉडी में फैट यहीं है तो कॉजेज इनसे ही कुछ रिलेटेड होगा। तो कॉज क्या हो सकते हैं? पहला कॉज हो सकता है ट्रोमा टू एडिपोज टिश्यू विथ फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, क्योंकि यहाँ पे फैट है। तो इससे क्या होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स रिलीज होते हैं। और फ्रैक्चर ऑफ बोन मैरो, अब एडिपोज टिश्यू से तो फैट ग्लोब्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, जबकि फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन से क्या रिलीज होता है? फैटी मैरो रिलीज होता है। और उसके साथ चाहे तो एसोसिएटेड हीमोपोएटिक सेल्स रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि मैरो बोन मैरो है, और चाहे तो नहीं भी हो सकते। तो बेसिकली ये तो था कि ट्रोमा टू एडिपोज टिश्यू विथ फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, या फिर ट्रोमा टू सॉफ्ट टिश्यूज। अगर सॉफ्ट टिश्यू का ट्रोमा होएगा तो सॉफ्ट टिश्यूज में भी बेसिकली फैट होता है ना, तो उससे भी फैटी एम्बोलिज्म हो सकता है। या एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो सकती है विग्रस कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन। अगर अपन विग्रसली सीपीआर देते हैं किसी को तो भी उसमें फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। इसके क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं पता अभी, बट फिर भी हाँ, विग्रस सीपीआर के केसेस में भी फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। बेसिकली क्या है, तो स्केलेटल मसल्स इंजरी, मतलब अपन जो इसकी बात कर रहे थे कि फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, तो हर 100 में 90% केसेस में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के साथ क्या देखने को मिलता है? फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। लेकिन उसमें भी 90% लोगों में भी केवल और केवल 10% लोगों में सिम्टम्स आते हैं। मतलब अप्रॉक्सली जो फैट एम्बोलिज्म है ये असिम्टोमेटिक है। अगर अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें इसकी, तो अप्रॉक्सली ये जो मोस्ट केसेस होते हैं वो तो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आते। बट हाँ, कुछ केसेस में सिम्टम्स आते हैं जिसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। ये पोटेंशियली फैटल है, मतलब आदमी की मौत तक करा सकता है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। इसके बारे में अभी अपन आगे से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है फैटल है तो इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी रिपोर्ट कैसे चेक करें, इसमें क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है, सब अभी डिस्कस करते हैं। बट पहले अपन डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस, कि बेसिकली एम्बोलिज्म से पैथोजेनेसिस कैसे हो रही है, मतलब बॉडी में कैसे पैथोजेनेसिस हो रही है। तो बेसिक बात इतनी सी है कि अभी तक अपन ने जो 2 एम्बोलिज्म देखे थे वो दोनों थे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, है ना,
चाहे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या सिस्टमिक एम्बोलिज्म हो, ये दोनों बेसिकली हो रहे थे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण। अब ये जब हो रहे थे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, मतलब थ्रोम्बस के कारण जब हो रहे थे, तो थ्रोम्बस तो बेसिकली केवल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करता है ना, मतलब यहाँ पे थ्रोम्बस आके रुक गया तो उसने बस मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कि ब्लड आगे नहीं जा रहा, उसके कारण यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। बट फैट ग्लोब्यूल्स केवल और केवल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, उसके साथ साथ कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी करते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें रिलेटेड है, पहली मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अपन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो अपन ने बोला था फ्रैक्चर हुआ। अब फ्रैक्चर होने के कारण क्या आएगा, फ्रैक्चर होने के कारण अब जैसे मान लीजिए शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ तो फैट के माइक्रो एम्बोलाई आएंगे, रिलीज होंगे उस फ्रैक्चर से। दूसरी चीज़ क्या होगी, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ वहाँ कैपिलरी रप्चर्स होगी। तो बेसिकली जब वहाँ पे कैपिलरी रप्चर होती है तो रेड सेल्स और प्लेटलेट्स बाहर निकलती है ना। अब अगर रेड सेल्स प्लेटलेट्स बाहर निकल रही है तो फैट के माइक्रो एम्बोलाइज इनके साथ एग्रीगेट करते हैं, रेड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ, और वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं इनके साथ एग्रीगेट होके। और बेसिकली जैसे ही वो सर्कुलेशन में पहुंच गए वो क्या बन गए, फैट एम्बोलाई बन गए। जब तक वो सर्कुलेशन से बाहर थे तब तक तो फैट एम्बोलाई नहीं थे, पर जैसे ही वो सर्कुलेशन में पहुंचे रेड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेट होके वो क्या बन गए, फैट एम्बोलाई बन गए। और बेसिकली सर्कुलेशन में जाके ये बेसिकली अगर पल्मोनरी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं और या सेरिब्रल प्रॉब्लम करते हैं ज़्यादातर, या तो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस होंगे आपको या सेरिब्रल मैनिफेस्टेशंस होंगे। इनके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा कॉज क्या होता है, तो है ना, जब भी किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो कैपिलरी रप्चर होती है, इसके कारण क्या होता है, हिमरेज होता है। ऑब्वियस हिमरेज होएगा, तो जैसे ही हिमरेज होएगा तो क्या होएगा कि आपका जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा कैपिलरी प्रेशर से। जैसे हिमरेज होएगा ब्लड तो बाहर आया अब, है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आ गया और फ्रैक्चर के कारण यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स थे, तो बेसिकली यहाँ पे जो फैट ग्लोब्यूल्स थे, मान लीजिए पीले वाले हैं ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं और ये लाल कलर की आपकी कैपिलरी है, ठीक है। अपन को बेसिकली एक कैपिलरी रप्चर हुई है तो इस फ्लैट ग्लोब्यूल जब ये यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा कैपिलरी के अंदर, जब फैट ग्लोब्यूल कैपिलरी के अंदर आ जाएगा तो फैट एम्बोलाई बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली अपन ने एक चीज़ तो देखी थी कि ये फैट ग्लोब्यूल कैपिलरी के अंदर कैसा आएगा, या आएगा आरबीसीज के साथ एग्रीगेट होके, या फिर ये कैसा आएगा, प्लेटलेट्स के साथ एग्रीगेट होके, है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी यहाँ पे मतलब क्या हिमरेज हो गया तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो गया। जब यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस है चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर के साथ की तरफ जाएगी। तो जब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, इंटरस्टिशियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यह फैट ग्लोब्यूल उस प्रेशर के कारण भी कैपिलरी के अंदर आ जाता है। कैपिलरी के अंदर आके वही वापस कैपिलरी में जैसे अंदर आ गया वो फैट एम्बोलाई बन गया। दूसरी चीज़ अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, तो अपन ने देखा था कि मान लीजिए ये फैट जाके कहाँ पे, अपन ने बोला दो ही जगह पे जाके ज़्यादातर रुकता है, या तो लंग में जाके रुकेगा या सेरिब्रम में जाके रुकेगा। तो लंग में जब अपन ने रुका हुआ फैट को देखा तो उसका केमिकल कंपोजिशन है ना वो अलग था एडिपोज टिश्यू के फैट से। तब अपन को पता पड़ा कि कोई ना कोई बायोकेमिकल चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, बेसिकली हुआ ये कि ये फैट जैसे ही आया ना आपके ब्लड में तो इसने कुछ फ्री फैटी एसिड्स रिलीज़ कर दिए। क्या रिलीज़ कर दिए, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। उस फ्री फैटी एसिड ने टॉक्सिक लोकल इंजरी करवा दी एंडोथीलियम की। उस टॉक्सिक लोकल इंजरी के कारण कुछ प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गई और ग्रेनुलोसाइट का रिक्रूटमेंट हो गया बेसिकली। और इस इंजरी के कारण और क्या हुआ, इस इंजरी के कारण हुआ कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज हो गए, कुछ प्रोटीएज रिलीज हो गए, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज हो गए। बेसिकली इन सब ने आके कुछ बायोकेमिकल चेंजेस कर दिए। तो क्या हुआ था, जैसे ही फैट रिलीज हुआ, फैट सर्कुलेशन में पहुंचा, उसने फ्री फैटी एसिड्स को मतलब फैट से कुछ फ्री फैटी एसिड्स डिटैच मतलब निकल गए। वो फ्री फैटी एसिड ने जाके दो चीज़ें कर दी, एक तो पहला चीज़ कर दी फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ करवा दिया, कुछ प्रोटीएज को रिलीज़ करवा दिया, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करवा दिया। और दूसरी चीज़ उसने क्या कर दी, इन सब नहीं, बेसिकली ये रिलीज़ हुआ इन्होंने ही बेसिकली करवा दी, टॉक्सिक इंजरी करवा दी एंडोथीलियम को, और इस इंजरी के कारण कुछ प्लेटलेट एक्टिवेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं फैट एम्बोलिज्म के, तो ऑब्वियस वो डिपेंड करता है साइज और क्वांटिटी ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स पे। ये तो अपन को हर में ही पता है कि क्या साइज़ है एम्बोलस की, क्या साइज़ है और उसके क्या कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। छोटी साइज़ वाले तो यूजुअली रिजोल्व हो जाते हैं, है ना। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस ये है कि वो दूसरी चीज़ उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर जाके मतलब अरेस्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पर जाके वो किस चीज़ को ऑक्लूड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये हो रहा सब वेन्स में,
तो वेन्स जाके यूजुअली लंग्स में ऑक्लूड करते हैं और उसके कारण कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सिमिलर टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जैसे आपको कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं। बट कभी कभी पैराडॉक्सिकली ये आर्टीरियल साइड पे पहुंच जाता है। ठीक है, जब आर्टीरियल साइड पे पहुंचेगा तो ये कहाँ पे ऑक्लूड होएगा, ये ब्रेन में ऑक्लूड होएगा। ऐसा बात है, अपन अभी बात कर चुके हैं। ब्रेन में ऑक्लूड होकर क्या करेगा, सेरेब्रल एडिमा करवा सकता है, कुछ स्मॉल हिमरेज करवा सकता है, कुछ माइक्रो इन्फेक्ट्स करवा सकता है। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। अपन ने ये तो जान लिया था कि 90% केसेस जो होते हैं फैट एम्बोलिज्म के वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट जो 10% केसेस थे जो इवन फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम करवा सकते हैं, है ना, अपन उसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रॉमेटिक इंजरी की 1 से 3 दिन बाद में शुरू होता है। ठीक है, और इसमें अपन ने बेसिकली यही देखा था, फैट एम्बोलिज्म 2 ही सिस्टम्स को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, या तो पल्मोनरी सिस्टम, तो पल्मोनरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करके एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस कर देता है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, टेकिपनिया, डिस्पनिया, टैकीकार्डिया। जबकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रेस्टलेसनेस से शुरू होते हैं और इवन कोमा तक। ठीक है, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, और वहाँ तक इवन कोमा तक पहुँच सकते हैं, और कोमा इवेंचुअली लीड्स टू डेथ तक ये सिम्टम्स जा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसलिए इसके बारे में अपन को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना भी ज़्यादा सही रहता है। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसको डायग्नोस करने के लिए इसके 20 से 50% केसेस में डिफ्यूज पेटिकल रेशेस देखने को मिलते हैं। ये क्यों देखने को मिलते हैं, तो देखो, अपन ने क्या जाना था कि जो फैट एम्बोलिज्म है, बेसिकली फैट रिलीज हुआ, मान लीजिए बोन मेरो के फ्रैक्चर से फैट आया, अब ये फैट अंदर जाता है ब्लड वेसल में, है ना, कैपिलरी में कैसे जाता है, तो ये 2 चीज़ों के साथ मिलके जाता है, या तो ये प्लेटलेट्स के साथ एडिशन या एग्रीगेट होके जा सकता है, या फिर ये आरबीसी के साथ जाता है ना। तो बेसिकली जो ब्लड में आरबीसीज और प्लेटलेट्स हैं वो तो इस फैट के साथ एग्रीगेट होके जा रही है। तो हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ की कमी हो रही है, हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, हमारे ब्लड में एनीमिया देखने को मिलता है। ये इसकी रिपोर्ट्स फाइंडिंग भी, हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग यही होती है फैट एम्बोलिज्म की, कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है अपन जान चुके हैं। अब इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण ये डिफ्यूज पेटिकल रेशेस देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, परप्यूरा भी था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। बेसिकली क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, बेसिकली अपना ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी है ना, तो इसलिए ये डिफ्यूज पेटिकल रेशेस देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या, कौन सी रिपोर्ट फाइंडिंग अपन करते हैं, तो हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग तो अपन ने देख ली, 2 चीज़ें देखने को मिली। चेस्ट रेडियोग्राफी में क्या आएगा कि डिफ्यूज ओपेसिटी ऑफ वाइट, मतलब पूरे लंग्स यूजुअली डिफ्यूजली वाइट हो जाते हैं। ओपेफिकेशन देखने को मिलता है अपन को लंग्स का, सिमिलर टू ARDS, वही वापस। ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग की बात करें तो भले वो ब्रेन की करो आप या फिर आप लंग की करो, आपको वहाँ पे न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब ऑटोप्सी करते वक्त अपन एक बात ध्यान रखते हैं कि जो यूजुअली होता है ना फैट, वो तो डिजोल्व हो जाता है रूटीन टिश्यू प्रिपरेशन में, क्योंकि अपन उसमें जाइलिन वगैरह मिल जाते हैं तो उससे फैट डिजोल्व हो जाता है। जबकि अपन यहीं पे फैट ही तो चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन लेते हैं और कुछ स्पेशल स्टेन्स जैसे सुडान 3, सुडान 4 स्टेन्स की यूज़ लेते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक होते हैं फैट के लिए, और अपन फैट का पता लगाते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वाकई इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको समझ भी आया हो। बेसिकली एम्बोलिज्म है, लिक्विड एम्बोलिज्म है। कॉज क्या हो सकते हैं, तो कॉज ऑब्वियसली जहाँ जहाँ होता है, चाहे वो बोन मेरो हो, सॉफ्ट टिश्यू हो, एडिपोज टिश्यू हो, या विग्रस CPR हो, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट कुछ केसेस में फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम्स हो सकते हैं। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, साथ में बायोकेमिकल इंजरीज देखने को मिलती है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर लंग्स में जाके लॉज हो रहा है तो ARDS, और इसमें हो रहा है आपके ब्रेन में जाके हो रहा है तो सेरेब्रल एडिमा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो एक फैटल कंडीशन, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम देखने को मिलता है इनके पेशेंट्स में, जिसके ऑब्वियस से 2 ही मतलब सिम्टम्स आ सकते हैं, या तो रेस्पिरेटरी या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। उसके बाद इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो डिफ्यूज पेटिकल रेशेस देख के, और रिपोर्ट फाइंडिंग्स में हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स कम हो गई, RBCs कम हो गई। अगर चेस्ट रेडियोग्राफी की बात करें तो डिफ्यूज ओपिफिकेशन ऑफ लंग्स हो गया। ऑटोप्सी फाइंडिंग की बात करें तो न्यूमरस फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यही था, फैट एम्बोलिज्म एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।